Morning, dear student. Today we learn about how the traders became rulers. Chapter 4, Standard 8, Social Science. How the trader became rulers. In our previous lecture, I taught you about the Wellesley's policy. Today, I shall teach you about the spread of Britishers in whole India and Dalhousie's policy. आज हम स्प्रेड ऑफ ब्रिटिशर इन होल इंडिया, पूरे भारत में ब्रिटिश रूल या एक्सपांसन कैसे हुआ और डलहौजी की पॉलिसीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट, जैसा हमने पहले वेलेस्ली के बारे में डिस्कस किया था, तो ड्यू टू हिज पॉलिसी ही मेड अ पॉलिसी which was known as subsidiary alliance system. वेलेस्ली की ये पॉलिसी, ड्यू टू दिस पॉलिसी ब्रिटिश became supremo in India. इस पॉलिसी की वजह से भारत में ब्रिटिश सुप्रीमो बन चुके थे, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पिछली अपनी क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था. अब जो पावरफुल थे साउथ के अंदर, मैसूर, निज़ाम, मराठा, दे बिकेम द विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी. इस पॉलिसी के शिकार बन गए, जो काफ़ी पावरफुल थे. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए, कोई पॉलिसीज के लिए. अब नाउ द ब्रिटिश मूव्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ. अब कहाँ की ओर चल दिए? नॉर्थ. अब उनका ध्यान ब्रिटिश का नॉर्थ की ओर गया. नॉर्थ में दे एंटर्ड इनटू नेपाल, और वो लोग नेपाल की ओर बढ़े, नेपाल में गए. Owing to threat from its side, और उनको कुछ ऐसा लगा कि उनकी तरफ से ज़्यादा धमकी, मतलब तो उन्होंने नेपालियों के साथ किससे फ्रेंडशिप कर ली. They entered into the friendship and Nepal, owing to the threat for this side, Britishers played the policy on the border के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी खेली और उन्होंने फ्रेंडशिप रिलेशन विद द नेपाल के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन की. और दे पुट, है ना, गोरखास इन देयर आर्मी. जो गोरखा थे, जो पहाड़ियों में लड़ने में सक्षम थे, उन्हें अपनी आर्मी के अंदर ऐड कर दिए. सो नाउ ब्रिटिश आर्मी बिकेम मोर पावरफुल टू एंट्रिंग द गोरखास. गोरखाओं की एंट्री की वजह से ब्रिटिश आर्मी और मजबूत बन गई, पावरफुल बन गई. Then after there was another king, Sikh king, Raja Ranjit Singh. He was very brave and strong ruler. वो एक बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग रूलर था. उनके सामने अंग्रेजों की दाल गलने वाली नहीं थी. In all that condition, they also built friendship relation with राजा रणजीत सिंह. अब देखो, जब यहाँ स्थिति राजा रणजीत सिंह, महाराज जो रणजीत सिंह थे, वो काफ़ी पावरफुल थे और उनके पावर के सामने उनको अंग्रेज़ों को टिक पाना संभव नहीं था, और उन्होंने उनसे फ्रेंडशिप कर ली. और सिंध और आगे के जो प्रांत अफगानिस्तान को, उनमें जीतने में गोरखा और इनका पूरा सपोर्ट रहा. और टिल उन्होंने, ब्रिटिश ने अब
They won Afghan and established their rule in Sindh. अफगानिस्तान और सिंध तक अपने राज्य को उन्होंने फैला दिया। Many times he tried to capture राजा रणजीत सिंह स्टेट्स। अब वो सिखों के राज्य को अपने राज्य में मिला देना चाहते थे, और पावरफुल बनाना चाहते थे। सो उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। द ब्रिटिशर ट्राइड टू कैप्चर द होल रूल ऑफ सिख, लुकिंग एट देयर इंक्रीजिंग पावर एंड स्ट्रेंथ। उनके पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देख करके वो किसी भी तरीके से सिख राज्य को, राजा रणजीत सिंह के राज्य को अपने राज्य में मिला देना चाहते थे। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, और ये लेकिन संभव हो ही नहीं पाया। टिल महाराणा रणजीत सिंह वॉज अलाइव, जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक ब्रिटिश इस कार्य को नहीं कर पाए। सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशनशिप, और उन्होंने क्या किया, महाराणा रणजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप रखी। एंड ही वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम, क्योंकि उस समय का एक मजबूत शासक था। He had set up a strong army with the help of the European officers for the protection of his state. अब महाराणा रणजीत सिंह कितने स्ट्रॉन्ग थे, तो क्या किया था उन्होंने, तो महाराणा रणजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी आर्मी सेटअप की टू प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर। किसकी हेल्प से बनाई हुई थी उनकी आर्मी, यूरोपियन के। अब जब यूरोपियन ऑफिसर ने उस समय ट्रेंड किया था और उसने अपने कई स्टेट को आसपास जीत लिए थे और अपनी सुरक्षा करने में सक्षम था, इज कैपेबल। सो ब्रिटिश के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, दे कैन नॉट, है ना, जब तक वो जिंदा रहा तब तक दे कुड नॉट इंटरफेयर इन देयर स्टेट मैटर, उनके स्टेट के मैटर में भी इंटरफेयर नहीं कर सका और नहीं उनसे युद्ध से जीत सका। आफ्टर हिज डेथ, लेकिन राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद में पंजाब वो डिसऑर्डर्ड, बिखरने लगा। British could not succeed in interfering the administration system of Punjab till महाराजा रणजीत सिंह was alive। जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन जब ये स्टेट धीरे धीरे डिसऑर्डर्ड, बिखरने लगा, आपस में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, मतभेद होने लगे भाइयों उनके वंशज के अंदर, उनकी विरासत में, तो हियर गवर्नर जनरल हरदीज कैम टू इंडिया, वो भारत के अंदर आए, एंड ब्रॉड द सिख रूल कंप्लीटली अंडर ब्रिटिश, और उन्होंने एक अंतिम जो बड़ा एक पावरफुल राज्य जो बचा था उस राज्य को उन्होंने अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, मिला लिया उस राज्य को कंपनी के अंडर द ब्रिटिश रूल विद द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की नीति के साथ उसे मिला लिया। तो दिस वे आपने देखा कि स्प्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स इन ऑल इंडिया, इंडिया के अंदर किस तरीके से उन्होंने अपने राज्यों को स्प्रेड किया, कैसे बढ़ाया। तो वेलेस्ली की पॉलिसी थी ही जिसने सुप्रीमो बना के चला गया, लेकिन उसके बाद में भी अदर्स ने किसी से युद्ध किए, कहीं किसी से क्या किया, और इस तरह करते करते ये बहुत बड़े राजा रणजीत सिंह के राज्य तक को उन्होंने अंदर मिला लिया। तो इस तरीके से पंजाब और नॉर्थ पार्ट तक, है ना, जैसे वेलेस्ली के समय में आप देखते थे 3 बड़े राज्य तो चले ही जाए गए थे, और इसके बाद में नॉर्थ में थे नेपाल, अफगानिस्तान और पंजाब जैसे बड़े ब्रेव स्ट्रॉन्ग स्टेट्स को भी ब्रिटिश ने अपनी चतुराई, क्लेवरनेस से, अपनी धूर्तता से, है ना, कनिंगनेस की से उन्होंने अपने एक्सपांशन। इसके बाद में देखिए डेलहौजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नाउ। डेलहौजी 1848 ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1848 के अंदर बनाया गया। एज वी एवरीवन नो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वेलेस्लीज एक्सपांशन पॉलिसी वाज टू मेक द नेटिव स्टेट स्लेव एट देयर ओन रिस्क, कि जितने भी जो स्टेट्स थे उनको बिल्कुल दास बना दिया अपनी रिस्क के ऊपर। जो भी नेटिव स्टेट्स थे वो कमजोर पड़ गए, स्लेव बन गए, धीरे धीरे उसकी चालों, वेलेस्ली की उस चाल में फंस गए।
द स्टेट हु एक्सपेक्टेड द पॉलिसी, जिसने वेलेस्ली की पॉलिसी को अपनाया था सब्सिडी अलायंसेस को, दे कंसिडर दे वर द फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश, वो क्या समझते थे कि वो क्या थे, उनके फ्रेंड्स थे। अब द स्टेट ओइंग नो फीलिंग ऑफ फियर, अब जब उनको ये था कि उनका कोई भय रहा ही नहीं, क्योंकि वो फ्रेंड्स समझते थे कि अंग्रेज तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए उनसे कोई डर नहीं था। सो दिस किंग एंड नवाब एंड निजाम बिकेम इर्रेस्पॉन्सिबल हो गए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, अपने वर्क के प्रति। और एज वी एवरीवन नो, सब अच्छी तरह से हम जानते हैं, हमने पहले इसको डिस्कस किया कि व्हाट इज द सब्सिडी अलायंस सिस्टम। दो मुखी शासन, इसमें जो रियल पावर था दिस गोड अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, जो सेना और रेवेन्यू टैक्स लेने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश के अंडर में चला गया था, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट की थी वो नवाब और राजाओं को निभानी होती थी। अब नाउ रियल पावर तो किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश के अंदर, और रेस्पॉन्सिबिलिटी बिना पावर के राजाओं के पास आ गई थी। धीरे धीरे करके ये पॉलिसी कादा स्वीट पॉइजन, मीठे जहर की तरह घुलती गए और ये कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन बिखरता गया, एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मिसमैनेज। तो देखिए हियर कि द स्टेट ओइंग नो फीलिंग ऑफ फियर बिकेम इर्रेस्पॉन्सिबल बना दिया, डर था ही नहीं। देयर एडमिनिस्ट्रेशन फेल, उनका जो व्यवस्थाएं थी वो सब फेल हो गई। और द स्टेट अफेयर शो मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू द सच एटीट्यूड ऑफ द किंग, राजाओं के इस किंग के इस नीति की वजह से, इस मन की वजह से, कोई उनको कोई खतरा है नहीं, उनका कोई शत्रु नहीं है, और शत्रु होगा तो अंग्रेज ही निपटेंगे, इस तरह की बात उनके मन में रहने से इनको पूरी तरीके से इर्रेस्पॉन्सिबल बना दिया। और मिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन देयर स्टेट, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिखरने लगा। इट वॉज ए कॉन्स्पायरेसी, और ऐसे समय इसी का इंतजार कर रहे थे, ब्रिटिश क्या चाहते थे। और इट वॉज ए कॉन्स्पायरेसी, इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन इट, और इसके माध्यम से इंडियन रूलर्स को ट्रैप कर दिया, जाल में फंसा दिया। ब्रिटिश ने जाल के अंदर इसको क्या कर दिया, फंसा दिया। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज, उनको एक अच्छा बहाना मिल गया, अरे भाई तुम अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए इसको मिला लो ब्रिटिश। और वो तो वैसे ऑलरेडी स्लेव की तरह हो चुके थे, उनका पावर चला जा चुका था। टू ब्रिंग द एंड ऑफ द मिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और अब अंग्रेज क्या करने लगे, उनके आंतरिक मामलों में, राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए। मिसमैनेज एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर अब राज्य के अंदर वो हस्तक्षेप करने लग गए। इनिशियली द कंपनी एनेक्स्ड मैनी स्टेट, और मिसमैनेजमेंट के नाम पर कई स्टेट को उन्होंने हड़प लिया। फिर इस मिसमैनेजमेंट के नाम पर कई स्टेट को हड़प लिया। इस तरह देखो धीरे धीरे जो डेलहौसी की पॉलिसी शुरुआत हो गई। फिर उसके सामने एक बड़ी दूसरी प्रॉब्लम थी, और वो डेलहौसी के सामने थी, और वो था उसने एक नया कानून स्टार्ट किया, एनेक्सेशन पॉलिसीज स्टार्टेड, एनेक्शन पॉलिसीज। इफ द किंग डाइड विदाउट ए सन, यदि किसी राजा और या रानी का पुत्र नहीं होता था, राजा मर जाता था, तो ही स्टेट वॉज एनेक्स्ड, उसका राज्य सीधा अंग्रेजों के अधीन मिला लिया जाएगा। यदि किसी पहले गोद लेने की प्रथा थी, मान लो राजा का कोई संतान नहीं होती थी, बेटा बेटी नहीं होते थे, तो गोद लेने की प्रथा थी, उसे उसने ख़त्म कर दिया। और इसके स्टेट्स के अंदर झांसी, सतारा, नागपुर जैसे विक्टिम बन गए। Which state became the victim of this policy, annexation policy of the Dalhousie? तो सतारा, झांसी एंड नागपुर, और जिसे झांसी की रानी को इसके लिए युद्ध करना पड़ा और युद्ध में मारी गई। She became the martyr in the, है ना, have you heard about this poem? पोएम में सुना होगा आपने कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो, जिसकी एक कहानी
है ना, जिसने अंग्रेजों के अधीन सामने लड़ा और इस तरीके से अंग्रेज के पास में झांसी, नागपुर, है ना, मिसमैनेजमेंट के नाम पर निज़ाम के स्टेट्स आ गए और ब्रिटिश बिकम मोर पावरफुल, बहुत ही यहाँ पे पावरफुल बन गए। Dalhousie had aimed to making the trader honors to crore rupees from to the Indian states, showing his high production of tea, coffee and cotton etc. अब देखो यहाँ जो ये आया था डेलोसी क्या चाहता था? मेक द प्रोस्परिस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और जितने भी लोग थे उनको सबको प्रोस्परिस बनाना, टारगेट इज दैट। तो उसके लिए उसने किसके ऊपर ध्यान दिया? शोइंग द हाई प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी, कॉटन, इंडिगो, इन सब के ऊपर उन्होंने फोर्सली इंडियन फार्मर से वर्क करवाए। टू मेक द ब्रिटिश रूल मोर कॉन्क्रीट, अब देखो ब्रिटिश रूल को ज़्यादा सख्त और मजबूत बनाने के लिए, एंड मेक एडमिनिस्ट्रेशन इजी, और इंडिया के अंदर अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन इजी करने के लिए उसने कुछ अच्छे वर्क भी किए। मेड मेनी चेंजेस आफ्टर द कमिंग इंडिया, भारत में आने के बाद में उसने कुछ परिवर्तन किए, कुछ रिफॉर्म्स किए। सो मैनी हिस्टोरियन सेज दैट ही वाज रिफॉर्मिस्ट, वो एक रिफॉर्मिस्ट था ऐसा भी कहा जाता है, यद्यपि उसने रिफॉर्म हमारे इंडिया के लिए नहीं किया था, वो देयर ऑन पर्पस, अंग्रेजों ने अपने पर्पस के लिए किया था, ट्रेंड स्टार्ट की वो खुद के लिए की थी, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा रहा। तो विच वर्क स्टार्ट? तो ही स्टार्टेड द फर्स्ट ट्रेन, उसने पहली ट्रेन स्टार्ट की मुंबई, बिटवीन मुंबई एंड थाने के बीच में 1853 के अंदर पहला रिफॉर्म, है ना। स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। He introduced modern postal system, पोस्ट सिस्टम को उसने लाया, इंडिया में पोस्ट सिस्टम्स को लेके आया। थर्ड, ही इन दिस टाइम वायरलेस सिस्टम स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में वायरलेस सिस्टम शुरू की। ही पास द लॉज टू बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, अब चाइल्ड मैरिज के ऊपर उसने बंद लगा दिया, इस सोशल लेवल के ऊपर, इस प्रथा के ऊपर उसने बैन लगा दिया। ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, जो विधवाएं हो जाती थी उनको वापस से इनकरेज किया, वापस से शादी करने के लिए इनकरेज किया। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम, English education started or spread in his time, or he the first 3 university of India were established in Mumbai, Chennai and Kolkata in the year of 1857. तो ही established the 3 universities, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर ऑफ 1857। तो इस तरह डेलोजी ने कुछ रिफॉर्मिस्ट वर्क किए। पहला वर्क था ही स्टार्टेड ट्रेन मुंबई टू थाने इन 1853। सेकंड, ही इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम सर्विसेज, he started wireless between Britain and India. He banned on child marriage. He passed the law to ban on child marriage, and then he started English education spread in India. He established 3 universities in Mumbai, Chennai and Kolkata in the 1857. But our people dissatisfied. Why they were dissatisfaction? Why they had dissatisfaction with the British? So the first point is that subsidy alliance system and annexation policy shook the whole nation. ये जो दोनों पॉलिसीज आई, एक तो सब्सिडी अलायंस सिस्टम और दूसरी जो थी एनेक्सेशन पॉलिसीज ऑफ डेलहौजी, दोनों ने भारत को हिला के रख दिया। The dissatisfaction of people towards the Britishers started out, और ये जो dissatisfaction लोगों में आता गया, और the suppressive, इसके बाद में अंग्रेजों की suppressive policies, दबाव रखने की जो policies थी, उसने भी ब्रिटिश एक लोगों के dissatisfactions को आगे बढ़ाया।
ब्रिटिश एक्टेड अपॉन पीपल लाइक ए पेन ऑफ हंटर्स। किस तरह वर्क करते थे? लाइक ए पेन ऑफ हंटर, एक शिकारी की तरह। द पेन एंड द रिफॉर्म मेड बाय डेलोजी एडेड फ्यूल एंड फायर। फिर इसके बाद में यहाँ जो रिफॉर्म्स किए थे उसमें जस्ट लाइक जैसे बैंड ऑन लो पास कर दिया चाइल्ड मैरिज के लिए, बैंड लगा दिया, एजुकेशंस बढ़ाया, तो इन चीज़ों ने, और फायर, क्योंकि दो सम ऑर्थोडॉक्स पीपल थॉट, कुछ ऑर्थोडॉक्स पीपल ये सोचते थे कि दे वांटेड टू स्पॉइल आवर कल्चर, कि वो क्या चाहते हैं, हमारे कल्चर है उसको स्पॉइल करना चाहते हैं। So dissatisfaction arose the people and it targeted to the revolt of 1857। ये 1857 के रिवोल्ट की ओर ले गया। तो देखिए इस तरह से एक ज़बरदस्त पॉलिसीज़ के माध्यम से डेलोजी और वेलेस्ली ने भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया। मोस्ट ऑफ स्टेट वर एंड रूल्स and await under control of the Britishers through these two policies. Okay, thanks.